पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। ये मेरे सामने इन्वायरमेंटल अप्रोचेस जो इग्नू के MPS 02 का यूनिट 7 है। आज हम इसी यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं इनको समझेंगे। इग्नू का जो ब्लॉक है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले, चाहे वो सिविल सर्विस के लिए हो या फिर UGC नेट के लिए हो या फिर इग्नू से सिर्फ MA की डिग्री लेने के लिए हो, सबसे बेहतर स्टडी मटेरियल है। हम इसी टॉपिक्स को समझने के लिए अपने नोट्स का इस्तेमाल करेंगे और जिसका PDF हिंदी और अंग्रेजी में नोट्स जो है वो उपलब्ध होगा डिस्क्रिप्शन में। पिछले कुछ वीडियो जहां पर नोट्स नहीं हैं उसके बारे में आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, या किसी विशेष टॉपिक पर जिस पर अभी तक वीडियो नहीं बना है उसको, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में हमें सूचित कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इन्वायरमेंटल अप्रोच क्या है। द इन्वायरमेंटल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये क्या है? तो ये फोकस करता है इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट और अदर एक्टर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम जो है जहां पर बहुत सारे स्टेट इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कई एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरेक्शन के। लेकिन इस अप्रोच में हम उसी इंटरेक्शंस की बात करेंगे जहां इंटरनेशनल सिस्टम में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज पर है। इट रिकॉग्नाइजेज दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब दुनिया में बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, डिफॉरेस्टेशन का हो, पॉल्यूशन का हो, रिसोर्स डिप्लीशन का हो, आर नॉट कन्फाइंड बाय नेशनल बॉर्डर्स। मतलब कहने की बात यह है कि जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं वो किसी एक बॉर्डर से बंधकर नहीं रहती हैं। अगर तेज हवा बह रही है तो ये तेज हवा किसी बॉर्डर पर जाकर रुक नहीं जाएगी। ये तेज हवा ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अगर तूफान आएगा तो वो बॉर्डर पर जाकर रुक नहीं जाएगी। अगर सूर्य की गर्मी प्रचंड होगी तो वो बॉर्डर पर आकर रुक नहीं जाएगी। इसी तरह से प्रदूषण है तो वो भी बॉर्डर पर जाकर रुक नहीं जाएगा। वो बॉर्डर को भूल कर चारों तरफ इस पृथ्वी पर छाना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि देशों को कोऑपरेशन करना होगा, आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि वो इससे होने वाले बुरे प्रभाव को समझ सके, उसके लिए उपाय कर सके। तो है कि की एस्पेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंटल अप्रोचेस के? इंटरकनेक्टेडनेस। तो दिस अप्रोच emphasizes द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। उसी बात को कह रहे हैं कि जो विश्व की इन्वायरमेंट वाली समस्या है वो इंटरकनेक्टेड है, एंड हाउ एक्शन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस। जब समस्याएं जुड़ी हुई हैं तो कहीं एक जगह भी अगर उसका समाधान होने की जो प्रक्रिया है उसका अच्छा असर, या उसको बढ़ा देने की अगर कोई प्रक्रिया है उस समस्या को, तो उसका बुरा असर हर जगह पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इमिशंस इन वन कंट्री कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वेदर पैटर्न एंड इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। अगर एक जगह कहीं पर ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है तो पूरे विश्व के इकोसिस्टम को वो प्रभावित कर सकता है। ट्रांसनेशनल एक्टर्स। ट्रांसनेशनल्स मतलब एक नेशन और कई नेशन और सबके आपस में मिले जुले, मतलब किसी सिर्फ एक नेशन से संबंधित नहीं। एक्टर्स का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो जो एक्ट करेगा। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफन इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ एक्टर्स। बहुत सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व करता है क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। तो स्टेट का जो अपना एक्टर होता है वो तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन जब वाइड रेंज की बात है तो अदर देन गवर्नमेंट एक्टर्स जो एक्ट करेंगे, जो कार्य करेंगे, जो एक्शन करेंगे, तो उसमें NGOs होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ये जो एक्टर्स हैं ये इस अप्रोच में अपना एक रोल प्ले करते हैं और महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये रोल कैसे प्ले करेंगे? इनका रोल होता है कि अगर कोई विश्व में इन्वायरमेंट की पॉलिसी बन रही है या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, तो उसका इंटरनेशनल और या नेशनल लेवल पर उसको समझना, सही दिशा में उसको गति देना,
या अगर वो बुरे दिशा में है तो उसके लिए प्रयास करना कि वो ना हो। इसमें सरकारों के अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ की भूमिका बढ़ जाती है इस अप्रोच में। उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस। अब जो विश्व में समस्या है, तो उस समस्या को, किसी भी समस्या को किसी सरकार के द्वारा ही निपटा जाता है, गवर्नेंस के द्वारा। उसके लिए, उस समस्या के लिए कानून हो, उस समस्या से निपटने के लिए कन्वेंशन हो, उस समस्या के निपटने के लिए प्रावधान हो। तो विश्व की समस्या है तो कोई विश्व स्तर पर कुछ शासन होना चाहिए, किस समस्या से निपटा जा सके। तो कैसे होगा? ग्लोबल मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट का चैलेंज है। इसके लिए क्या होगा? इंटरनेशनल एग्रीमेंट चाहिए, ट्रीटी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो रेगुलेट कर सके। समस्या का समाधान होता है जिस कारण से समस्या हो रही है उसको रेगुलेट करने से, उस पर नियंत्रण रखने से। तो इन्वायरमेंट की समस्या बिहेवियर की समस्या है, चाहे वो व्यक्ति का बिहेवियर हो, या किसी इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर हो, किसी इंडस्ट्री का बिहेवियर हो, किसी स्टेट का बिहेवियर हो। तो उसको रेगुलेट करना है और प्रमोट करना है सस्टेनेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग कॉपरेशन एमोंग स्टेट। और बिना कॉपरेशन के विश्व में ये काम हो नहीं सकता। फिर देखते हैं सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स स्कार्सिटी कैन ऑल्सो हैव सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। अब पर्यावरणीय समस्या बढ़ जाती है तो जो रिसोर्सेस हैं, जंगल एक रिसोर्स है, पानी एक रिसोर्स है, इनमें जब कमी आएगी तो सुरक्षा भी प्रभावित होगी। जल संकट सुरक्षा में कमी कर सकता है, खाद्य संकट किसी देश की सुरक्षा में कमी कर सकता है, लीडिंग टू कंफ्लिक्ट ओवर एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेस, वाटर, एरेबल लैंड, एनर्जी रिसोर्सेस। तो विश्व में कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो वो जल के लिए होगा। कई फिलोसफर्स या विद्वानों का ऐसा मानना है। विश्व में पानी की जो कमी होगी, और किस वाटर सोर्स पर किसका कब्जा होगा या किसका है, ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो विश्व स्तर पर विश्व युद्ध तक में तब्दील हो सकते हैं। और ये जो एनर्जी रिसोर्सेस है, और आजकल एनर्जी का तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से समस्या होती चली जा रही है। तो ये सब जो रिसोर्सेस हैं, वातावरण में जब पॉल्यूशन है या इनका जो अत्यधिक दोहन वातावरण में प्रदूषण पैदा करता है, तो ये पर्यावरणीय समस्या सुरक्षा के लिए भी खतरा है, विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा है, किसी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये भी, जब इन्वायरमेंटल अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो ये एस्पेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अनदर सेंट्रल कंसर्न ऑफ द इन्वायरमेंटल अप्रोच इज क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इस वर्ड को हमें डिटेल में समझना है। आगे चलकर इसको डिटेल में समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा विकास का क्रम हो जो आज हम विकास कर रहे हैं तो आज की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्कोप हो कि वो भी विकास कर सकें। which seeks to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation। आज हमने किसी रिसोर्स को बहुत यूटिलाइज कर लिया तो आने वाले जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेस प्राप्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस बात के बारे में भी सोचना है। और इसके साथ हमें इकोनॉमिक या सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, या समाज में जो हिस्सा है उसका सबको बराबर हक मिले, ये निर्धारित करना है। अब डेवलपमेंट इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्ट्रक्चर्ड फॉर रैपिड। अब जब देखिए विश्व युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों का वर्णन किया गया है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व में स्थितियां पैदा हुई, उसने एक तरह से जो पूंजीवाद का प्रभाव तो बढ़ा ही, और जहां पूंजीवाद नहीं था रूस में, वहां भी एक जो होड़ शुरू हुई वो विकास के रास्ते पर तेज गति से दौड़ने की। और एक समय ऐसा था कि पूंजीवादी यूएसए और कम्युनिस्ट यूएसएसआर, इन दोनों में डेवलपमेंट यानी अंतरिक्ष में किसकी पहुंच ज्यादा हो, जल्दी से हो, और अधिक से अधिक मिसाइलें कौन बना सकेगा, इसकी जो होड़ हुई। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कई तरह के क्रियाओं को जन्म देता है, कई तरह की इंडस्ट्रीज, और खास करके जब अगर वार से रिलेटेड हो तो कई इंडस्ट्रीज साथ साथ चलने लगती हैं।
तो इस समय जो वक्त था विश्व में, जिस तरह से तेजी से विकास का क्रम चल रहा था, एक रेस चल रहा था, तो यहाँ पर द रेस टुवर्ड्स इकोनॉमिक इफिशियंसी, कौन कितना इकोनॉमिक इफिशियंट है, और मॉनिटरी एग्रेंडाइजमेंट, सैनोनिम एग्जेजरेटेड मैग्निफाइड, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। मॉनिटरी एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है कि जो मॉनिटरी है, जो पैसे से संबंधित है, इसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो। तो इसमें जो साउथ, अब यहाँ नॉर्थ और साउथ क्या है? साउथ कंट्री का मतलब वो कंट्री से है जो कि गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड है, और नॉर्थ का मतलब जो डेवलप्ड देश हैं। इसके बारे में विस्तार से डिटेल में इसी में आगे वीडियो में चर्चा होगी। तो ये जो रेस शुरू हो गई कि किसके पास कितना पैसा है, कौन अपने पैसे को कितना ज्यादा एग्जेसरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट ट्रूमन थे। इसने विश्व में एक होड़ शुरू कर दी, और जो कम विकसित देश थे वो भी एक उस रेस में आ गए कि हमें भी इतना अधिक डेवलप्ड हो जाना है। और डेवलपमेंट का जो पारामीटर होगा, मतलब किसको कहेंगे डेवलपमेंट, वो पारामीटर वही होगा, वो मानक वही होगा जो डेवलप्ड कंट्री तय करेंगे। तो जो साउथ के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, या जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनको तीसरा विश्व कहा गया। तो ये तीसरा विश्व भी है उसी तरह की पॉलिसीज, नियम ये अपनाने लगा, जिससे वो विकास के होड़ में शामिल हो सके। और ऐसा विकास जिसको क्वांटिटेटिव ग्रोथ कहा गया, मतलब क्वांटिटी में किसने कितना जीडीपी बढ़ाया, किसने कितनी इकोनॉमी बढ़ाई, किसने कितनी इंडस्ट्रीज लगाई, हर चीज को हम क्वांटिटी में बता सकें। इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू हो गया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शुरू हो गए। तो इस तरह की पॉलिसीज जो बनने लगी, इन्होंने इसमें ही बताया गया है कि अधिक से अधिक पूंजी का जमा होना और उस पूंजी का प्रयोग करना इंडस्ट्रियों को लगाने में। इसने क्या किया, मुख्य बात है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो रेस शुरू हुई, इसने नेचर को बहुत नुकसान किया, इसने उसका बहुत डिस्ट्रक्शन किया। और उस समय जो हथियारों की होड़ शुरू हुई, तो हथियारों की होड़ जब शुरू होती है तो इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स को लगाया जाता है, बहुत सारे साइंटिस्ट को लगाया जाता है, बहुत सारी जमीन चाहिए होती है। जहां पर जंगल था उस जंगल को काट के, जहां पर वाटर बॉडीज था उनको ब्लॉक करके, क्योंकि उनको वेपन को टेस्ट करना है, यही यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि उनको मिलिट्री को ट्रेनिंग देना है, क्योंकि उनको आर्मी को पोस्ट करना है, क्योंकि उनको इक्विपमेंट रखना है। और इस तरह से मिलिट्री पर्पस में जो विश्व शीत युद्ध के दौरान विश्व में जो होड़ चली, इसने पूरे विश्व में वातावरण को काफी प्रभावित किया। तरह तरह के बॉम्ब बनने लगे, बॉम्ब के केमिकल थे वो जंगलों को नष्ट कर रहे थे, क्रॉप्स को नष्ट कर रहे थे, वाटर बॉडीज को नष्ट कर रहे थे, वेटलैंड को नष्ट कर रहे थे। इस समय एक न्यू अप्रोच इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स पे जरूरत हुई, जो चैलेंज कर सकें थ्री प्रिवेलिंग मिथ ऑफ डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट से रिलेटेड जो तीन मिथ थे, उसको चैलेंज करना था। क्या क्या मिथ उस समय बना हुआ था? पहला, द मिथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स नेशंस प्रोग्रेस। एक मिथ था कि कोई देश कितना प्रगतिशाली है, ये तभी मालूम चलता है कि उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है, उसी से मालूम चलेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, वही प्रोग्रेस का अगर पैमाना है, तो सभी इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे पड़ चुके थे। इंडस्ट्री खोलो, कल कारखाने लगाओ, प्रकृति का दोहन करो। दूसरा, फ्री मार्केट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। फ्री मार्केट का मतलब, जैसे ग्लोबलाइजेशन में देश का बॉर्डर खत्म हो जाता है, नियम कानून इतने सरल हो जाते हैं कि कोई भी, पूरा विश्व बाजार होता है, कोई भी देश अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है। और ऐसा होगा तो गरीबी हटाने में मदद मिलेगी, ये भी एक मिथ था। और वेल्थ कुड बी क्रिएटेड थ्रू डेट। डेट का मतलब ऋण लेकर अधिक से अधिक हम कल कारखाने खोलेंगे, कार्य करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और इस तरह हम अपने देश में धन बना पाएंगे। और इसने कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया, और डेट लेकर शुरू हो गया एक रेस जो प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा रहा था। इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक आती है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, और ये पुस्तक लिखी गई थी रचेल कार्सन के द्वारा। तो ये लिखा है कि रचेल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग रिवील्स द इनहेरेंट थ्रेट। इसने, इस पुस्तक ने बताया, पूरी तरह से समझाया कि हम जो प्रगति की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, फसलों को उगाने के लिए, क्योंकि जमीन कम बची है, तो कम से कम जमीन में फसलों को उगाने के लिए जिस तरह से हम
खाद का प्रयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, इसने पूरे विश्व में इन्वायरमेंटल हजार्ड पैदा कर दिया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण जो इस बुक में ग्रांड कैन्यन, रेडवुड फॉरेस्ट और लेक इरी, इसके बारे में चर्चाएं की गई थी। तो इस बुक में जिस तरह से पर्यावरण संबंधित चिंताओं को व्यक्त किया गया, उससे विश्व के लोगों का ध्यान गया कि पर्यावरण संबंधित हमें क्या अप्रोचेज अपनाने चाहिए, और फिर आगे चलकर विश्व के राजनीति में इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, इससे संबंधित नीति नियम बनने शुरू होते हैं। कई रिपोर्ट्स आते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब इस टॉपिक को समझेंगे। ऑल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर एग्जॉस्टेबल एंड दे कैन नॉट बी ओवर यूज। विश्व में जितने भी रिसोर्सेस हैं सब खत्म हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसका अगर हम प्रयोग करते चले जाएं, तो कोई भी रिसोर्स है तो वो रिन्यू करता है अपने आप को। रिन्यू करता है का मतलब, अगर हम नदी को देखें तो नदी में पानी आता रहता है, जो ग्लेशियर्स हैं वहां से, जो पहाड़ी नदी हैं वहां झरनों से, और ये पानी फिर बरसात से फिर भूमि में समाता है, पहाड़ों में जाता है, फिर वहां से नदी में आता है। रिन्यू का मतलब साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रिन्यूअल रेट बहुत स्लो होता है। लकड़ी या किसी अन्य कारण से, हम जो कहते हैं जो कोयला बना है जमीन के भीतर, अगर हम कोयला निकालते चले जाएंगे, तो क्या कोयला बनने की रेट वैसे है जैसे हम पानी लेते हैं तो पानी बरसात में हो जाता है? लेकिन कोयला अगर हम लेते जाएं जमीन से, पेट्रोल हम लेते जाएं, तो पेट्रोल रिन्यू हो रहा है क्या? हम जमीन के अंदर फिर से उतना पेट्रोल पैदा हो रहा है? अगर हम चूसते जाएंगे, हमारी चूसने की रेट ज्यादा है, अगर हम लेते जाएंगे, कोयला का खनन करते जाएंगे, पेट्रोल को निकालते जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे मिनरल्स को, तो उस रेट से रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो एक समय तो आएगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब जब खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? उस समय की जनरेशन क्या करेगी? हम जो मिसयूज कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक शॉर्ट साइटेड नजर रखते हैं, एक छोटे नजर रखते हैं, जहां हम छोटी नजर से ही देखते हैं, हमें विजन नहीं है, हम विश्व को बहुत 500 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, इतनी दूर तक अगर हम नहीं सोच सकते हैं, तो ये आने वाले ह्यूमन बीइंग के साथ क्या हम करने जा रहे हैं? हम सिर्फ उपयोग करने के लिए थोड़ी हैं, आने वाले जनरेशन के हम ट्रस्टी भी हैं। ये जो चारों तरफ हमारे नेचुरल वेल्थ है, हम इसके ट्रस्टी हैं, का मतलब मेरा काम है, हमारा सबका काम है कि इस रिसोर्सेज को हम बचा कर रखें, सहेज कर रखें। क्योंकि आज के बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद जो जनरेशन आएगी, उसके लिए हम ट्रस्टी हैं। अगर सारा हम ही ने उपयोग कर लिया, तो उनके लिए क्या बचेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, वो इन सब चीजों की बात करता है। ये जो है, तो यहाँ पर यूज ऑफ इन्वायरमेंट, अब यहाँ एक विद्वान का नाम देकर, हैरिसन हैज ब्राउट आउट द यूज ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट का प्रयोग करते हैं एज। अब हम कैसे इन्वायरमेंट का प्रयोग करते हैं? इन्वायरमेंट का प्रयोग हम करते हैं ए बैंक ऑफ रिसोर्सेस। इन्वायरमेंट से हमको रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं। असाइड फॉर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, बायोलॉजिकल बॉडीज हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो वहां पर इनका फिजिकल प्रेजेंस पाया जाता है। सिंक ऑफ वेस्टेस, तो वेस्ट जो होता है, सिंक का मतलब होता है उसमें समाता है, उसी में जाकर फिर वो उसका अंग बन जाता है, और उसको वहीं पर वो जगह मिल जाती है जहां वो पूरी तरह से वो दूसरे चीजों में तब्दील हो जाता है। जैसे अगर मरा हुआ जानवर है तो हमने उसको छोड़ दिया, तो फिर से वो मिट्टी बन जाएगा। इस तरह से जितने भी वेस्टेज हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति में, भूमि पृथ्वी पर ही कहीं ना कहीं जाके फिर से पृथ्वी के किसी तत्वों में टूटकर उसका अंग बन जाते हैं। दस द न्यू अप्रोच टू ग्लोबल पॉलिटिक्स डिमांड रीडिजाइनिंग ऑफ पॉलिसीज। अब विश्व की राजनीति में आया कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ, इस तरह से नीतियों को निर्धारित करो कि ये जो 3 एरिया हैं कंसर्न के, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए पॉलिसी बने। ये 3 एरिया जो थे, तो ऐसा जो न्यू अप्रोच होगा, वो इन्वायरमेंट के इश्यू को कवर करेगा, और इस तरह से पॉलिसीज बनाएगा। तो ये पॉलिसी में सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी देश हो, वो सभी रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट, जो नेचर से है, वो उसको एक्सट्रैक्ट करे, ऐसा अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा तो दूसरे स्टेट के लिए भी ये बुरी बात होगी। अब जैसे डिफोरेस्टेशन, कोई भी राज्य ऐसा ना करे कि अपने राज्य के, मेरा राज्य है तो सारे जंगल को हम काट सकते हैं।
इससे तो नुकसान दूसरे राज्य का भी है। अगर किसी राज्य में जंगल ही नहीं होंगे, अगर वहां जंगल थे और जंगल नहीं होंगे तो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। सिर्फ उनका राज्य है तो अपने जंगल को काट लें, सिर्फ उनका राज्य है तो वो अपने वाटर बॉडीज के साथ कुछ भी कर लें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर किलिंग ऑफ एनिमल्स, द पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स थ्रू द डिस्चार्ज ऑफ effluents ऑयल स्पिल इन ओशियन, रिलीजिंग हजार्डस गैस सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। अब हम कहें कि कोई एक देश है, वो सोचे कि मेरा देश है, मेरी बाउंड्री है, हम ऐसी ऐसी फैक्ट्री लगाएं और इतना हानिकारक धुआं अपने आसमान में छोड़ते जाएं। हमारा देश है, आसमान भी हमारा है, हमारी इसमें सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब ही होता है हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्लोबल पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, ये रियलाइज किया गया कि ऐसा ना किया जा सके, क्योंकि प्रदूषण जो होगा उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर इकोसिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ी की जाएगी तो उसका जो असर होगा उसकी भी कोई बाउंड्री नहीं है। तो इन सब को यहाँ पर सोचा गया, इन सब के बारे में कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो ये सब जो इंटरनेशनल रेगुलेशन की बात हुई, फ्रेमवर्क की बात हुई, एक्शन लेने की बात हुई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच इसको कहा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए। कहने का मतलब डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ ब्रिक मोर्टार और हजार्डस जो थिंग्स हैं, हानिकारक चीजें हैं, इनका प्रयोग होना और इकोनॉमी का बढ़ना, ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमें रिसोर्सेज का ट्रस्टी बनकर आने वाले जनरेशन्स के लिए वो रिसोर्सेज हों, इस तरह से डेवलपमेंट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज आर्टिकुलेटेड इन द लैंडमार्क ब्रंडटलैंड रिपोर्ट ऑफ 1987, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक रिपोर्ट थी। इस ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो 87 का था, इसमें समझाया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको परिभाषित किया गया। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। ऐसा डेवलपमेंट करे जो हमारी आज की जरूरत को तो पूरा करे, लेकिन इस जरूरत को तभी पूरा करे, उस शर्त के साथ पूरा करे कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि भविष्य में जो जनरेशन आएगी उनकी किसी भी एबिलिटी को कंप्रोमाइज किए बिना उनके उस समय की जो नीड हो। ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरतें पूरी हों और आने वाले समय में जो जनरेशन आए उनकी कोई भी नीड पूरी होने के लिए कुछ स्कोप ही ना बचे। अब यहाँ पर हियर्स अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 10 पॉइंट्स। अब इसको और समझा जाए। होलिस्टिक अप्रोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीडर्स इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन टुगेदर, रिकॉग्नाइजिंग देयर इंटरडिपेंडेंस। तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब, जहां भी होलिस्टिक अप्रोच आता है, कहने का मतलब एक ऐसा अप्रोच जो सबको साथ लेकर चलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इकोनॉमिक मैटर को भी, पॉलिसीज को भी देखना है, सोशल पॉलिसीज को भी देखना है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन को भी देखना है। और ये सभी आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इकोनॉमी का संबंध समाज से है और इन दोनों का संबंध इन्वायरमेंट से है, और इन्वायरमेंट को इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहना है अपनी के लिए सोशल नॉर्म्स क्या हैं, सोशल प्रैक्टिसेस क्या हैं। और इकोनॉमी में जो ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होगी वो इन्वायरमेंट के बारे में सोचेगी। और इन्वायरमेंट के रेगुलेशन भी ऐसे होने चाहिए कि एकदम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भी देखना है कि समाज सोसाइटी आगे तभी बढ़ेगी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कोप्स भी होने चाहिए। तो इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब ये अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो लॉन्ग टर्म का मतलब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है तो मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। हमें दूर का सोचना है। हम आज सारा पानी, भू स्तर का जल नीचे लेते जा रहा है, तो कितना नीचे जाएगा? इतना नीचे ना चला जाए कि भविष्य की जो जनरेशन आए उसको जल ही ना मिले भू के नीचे। लॉन्ग टर्म सोचना है हमें। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीक्स टू इंश्योर दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बेनिफिट ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। मार्जिनलाइज जो है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, सबको, इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबका डेवलपमेंट हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात है तो इस डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्स है
उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, इकोसिस्टम जो है उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, बायोडायवर्सिटी को कैसे प्रमोट किया जाए, और मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंजेस। अभी हम देख रहे हैं कितना क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेम्परेचर किस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, पृथ्वी गर्म होते चली जा रही है। तो इससे कैसे निपटारा मिले, इसको कैसे दूर किया जा सके, इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए प्लान्स होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अप्रोच में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित बातें होनी चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या पॉवर्टी जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, इससे इन्वायरमेंट पे बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो कैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, सबको रिसोर्स में इक्वल एक्सेस कैसे मिले, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो इसके लिए भी इसमें प्रयास होने चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन, तो बिना ग्लोबल कोऑपरेशन के तो ऐसा डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। सभी नेशन आपस में कोलैबोरेट करें, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर सब कोलैबोरेट करें। उसके बाद पॉलिसी इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट इंटीग्रेट सस्टेनेबल प्रिंसिपल इनटू पॉलिसी मेकिंग। तो ये जो बातें हैं इसको पॉलिसी मेकिंग में भी आना चाहिए, चाहे एनर्जी की पॉलिसी हो, एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी हो, अर्बन प्लानिंग की पॉलिसी हो। इन सभी पॉलिसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अब चूंकि हमें डेवलपमेंट ऐसा चाहिए कि हमें भविष्य का भी ख्याल रखना है, तो हमें टेक्नोलॉजी पर बड़ा ध्यान देना हो और इनोवेशन पे ध्यान देना होगा कि नई नई चीजों को हम इनोवेट करें। जैसे अभी हम कहें ना कि तेल डीजल इससे गाड़ियां चलती थी, तो हमने फिर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से बैटरी से कैसे गाड़ियां चल सकें तो इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कम होगा। और अब आगे जाके ग्रीन हाइड्रोजन, ये एक नया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है, ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल है और इससे पर्यावरण का नुकसान कम होगा। हम पानी से ही बेहतरीन हाइड्रोजन को ऐसा बना पाएंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा, और ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा आगे चल के, इन्वायरमेंट कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरह का जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है ये इन्वायरमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरी भी है। एजुकेशन अवेयरनेस, आजकल हर जगह हर एजुकेशन में इन्वायरमेंट की बात आती है, हर कंपटीशन में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होने लग गए हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाने लगा है। मेजरेबल गोल, मेजरेबल गोल का मतलब होता है कि हम हर बार गोल ऐसा बनाएं जिसको हम मेजर कर सकें, प्राप्त कर सकें। यूनाइटेड नेशन में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काउंसिल्स हैं, और क्लियर टारगेट हो, हमने क्या प्रोग्रेस किया इसके बारे में बताया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रोचेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्ले अ पाइवोटल रोल। कैसे पाइवोटल रोल प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ट्रांस बाउंड्री नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, ये तो हमने पहले ही देखा, नेचर का जो इन्वायरमेंट होता है ट्रांस बाउंड्री होता है। क्लाइमेट चेंज हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, पॉल्यूशन हो, ये ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्री, ट्रांसेंड करना, इसके लिए कोई बाउंड्री का महत्व नहीं है, बाउंड्री को पार कर जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन और डिप्लोमेसी चाहिए इससे निपटने के लिए। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंफ्लिक्ट प्रिवेंशन, तो अब जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर कंपटीशन शुरू हो जाए। जैसे भारत भारत में एक नदी आती है जिस पर ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको हम यहाँ कहते हैं, वो चीन की तरफ से होकर आती है। चीन उस पर बहुत बड़ा डैम शायद बना चुका है, तो वो उसके बनाने और अगर वो पानी को काफी डाइवर्ट करने की कोशिश करे या बंद करने लगे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से पाकिस्तान में कई नदियां हमारे यहाँ से बह के जाती हैं, हमारे यूपी और पाकिस्तान के बीच उन नदियों से संबंधित, सिंधु नदी से संबंधित समझौते हैं। अगर भारत पूरी तरह से पानी बंद कर दे तो सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, पर्यावरण का भी नुकसान है, हमें ये भी देखना पड़ता है। उसमें भी हम रेगुलेट करते हैं तो हमारा रेगुलेट करने का एक लिमिट है, क्योंकि हम पूरी तरह से ही पूरी वहां की नदी को ही बंद कर दें, नदी को पूरा डाइवर्ट कर दें, नदी ही ना जाए उधर, और पूरा इकोलॉजी वहां की गड़बड़ हो जाए, बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ हो जाए, तो वो नुकसान भी देश नहीं झेल सकता, पृथ्वी नहीं झेल सकती। ये सब कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस अप्रोच में पोटेंशियली कन्फ्लिक्ट होने की जो संभावना है उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस अप्रोच में इंटरनेशनल लेवल को ये समझने को मिलता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी दो देशों के बीच होती है, तो जब दो देशों के बीच होती है तो अब उस डिप्लोमेसी में इन्वायरमेंट मैटर भी आ गया। डिप्लोमेसी तो सिक्योरिटी के लिए होती है, अलायंस बनाने के लिए होती है,
बड़े बड़े विवादों को सुलझाने के लिए होती है, अब इन्वायरमेंट वाले मैटर को सुलझाने के लिए होती है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू कराने के लिए भी होती है, ट्रीटीज के लिए होती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लिए होती है, जो पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पे है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। उसी तरह से ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, विश्व के स्तर पर ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सब हम देखते हैं, इनकी बैठकें होती हैं, इनके रूल्स होते हैं, इनके अलग अलग तरह के किस तरह से एक प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क होता है, जिस फ्रेमवर्क पर कई देश काम करते हैं, जो इस फ्रेमवर्क के लिए अपनी रजामंदी देते हैं, वो अपने देश की नीतियों को इस फ्रेमवर्क के अनुसार ढालते हैं। तो इस तरह से ये ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन के स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर। ट्रेड एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, आजकल तो ऐसा है कि जो दो देशों के बीच ट्रेड हो गए हैं, तो वहां पर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को लेकर ट्रेड जो पॉलिसीज हैं वो काफी सेंसिटिव हो गई। कई देश ये देखते हैं कि जहां से प्रोडक्ट आ रहा है, वहां पर इस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान, उसकी पैकेजिंग के दौरान इन्वायरमेंटल इश्यूज या जो फ्रेमवर्क है उनका कितना पालन किया गया। अगर नहीं किया गया है तो वो प्रोडक्ट को इनकार कर सकते हैं, या उस प्रोडक्ट पे अलग से टैक्स लगा सकते हैं, इन्वायरमेंटल टैक्स लगा सकते हैं। तो ट्रेड में भी इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनने लगे हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट किया जाए इसकी बात होने लगी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल degradation such as deforestation, water scarcity can undermine national and regional security by exacerbating social tension। अब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी में ये अध्ययन किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि बहुत ज्यादा जंगलों का काटा जाना, या जो वाटर बॉडीज हैं उसका किसी एक देश के द्वारा ज्यादा दोहन हो जाना, नदियों पर किसी का अधिकार अधिक हो जाना, ये सब जो है ये कन्फ्लिक्ट अगर पैदा करेंगे तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित एक प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो इसको कैसे समझा जाए, इस अप्रोच में इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस द नोशन ऑफ अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। एकदम अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ करो और एक्सपेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, वातावरण का कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित प्रावधान होने चाहिए। ग्रीन ग्रोथ मॉडल, यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ मॉडल, ऐसा मॉडल हो जिसमें जो ग्रोथ हो उससे इन्वायरमेंट को कम हानि हो, तो वो ग्रीन ग्रोथ मॉडल कहा जाएगा। अब यहाँ पर है कि चैलेंजेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या चैलेंजेस है भाई? डिस्पाइट इट्स नोबल एस्पिरेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस। तो ये चैलेंज भी इसको है बहुत सारा। अब वो क्या है, यहाँ पर वही समझना है। अनसस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, ऐसा कंजम्पशन का पैटर्न है, प्रोडक्शन का पैटर्न है जो अनसस्टेनेबल है, जिसको बहुत समय, लंबे समय तक हम नहीं चला सकते। तो अभी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न है वो ओवर कंजम्पशन, रिसोर्स डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लीडिंग टू इकोलॉजिकल ओवरशूट। जैसे हम देखें कि तेल या डीजल, इसका जो कंजम्पशन है वो अनसस्टेनेबल है, इसका जो पैटर्न है कंजम्पशन का, कोयले का भी। तो ये तो एक चैलेंज है कि बाद में हो सकता है कि कोयला एक 500 हजार 2000 साल बाद एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोयले को लोग उस समय अजायब घर में देखेंगे, म्यूजियम में देखेंगे। ऑयल के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब चूस लिया जाएगा, दोहन कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अब जो गरीबी है, इनइक्वालिटी है, सोशल एक्सक्लूजन है, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस है, ये जो है इससे समाज में जो एक प्रॉब्लम होती है रिसोर्स पर अनइक्वल एक्सेस की वजह से, तो सबका सेम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इससे क्या है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना या सोशल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना ये मुश्किल हो जाता है। ये हिंडर एफर्ट्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सस्टेनेबल समाज को बनाना या इकोनॉमी को बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई समाज गरीब है, कोई देश गरीब है, तो वो गरीब है तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस करेगा जो इन्वायरमेंट के लिए इससे बहुत हानि हो सकती है। गरीब आदमी कोयला ही जलाएगा, तो अगर वो आप उसके घर में गैस नहीं है, वो कोयला जलाएगा, तो अपने आसपास को पूरा प्रदूषित कर रहा है, उसका धुआं चारों तरफ प्रदूषण फैला रहा है। गरीब लोग जंगल तक जलाते हैं अपने उस जो एक्टिविटीज होती है उसमें,
खेती करने के लिए कई जगह जंगलों को जलाकर, फिर वैसे तो अब सरकार के द्वारा इस पर काफी रोक लगाई जाती है कि जंगल को जला जलाकर जमीन में खेती करने लायक बनाने वाली जो प्रैक्टिस थी, तो ये सब जो है एक समस्या होती है। उसका क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, देख रहे हैं टेम्परेचर ग्लोबल बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर हर साल हम महसूस करते हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ये सब थ्रेट है इकोसिस्टम को और वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी, एक चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का अधिक काटा जाना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्पीसीज आर ड्राइविंग बायोडायवर्सिटी लॉसेस एट एन अलार्मिंग रेट। बायोडायवर्सिटी का लॉस अलार्मिंग रेट से हो रहा है। जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के जो जीवाश्म है, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े तक, ये सब का जो वेराइटीज है वो कम होता है अगर फॉरेस्ट कम हो जाए, नदियां कम हो, पानी कम हो, आसपास अर्बनाइजेशन से भी ये कम होता है। वाटर स्कार्सिटी है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, और अब तो पानी इतना पॉल्यूशन है हर जगह, नदियों का भी, वाटर स्कार्सिटी, बेंगलोर की हालत अभी हम देखते हैं, फूड सिक्योरिटी, तो ये सब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जिस तरह से शहरीकरण होता जा रहा है, पहले शहर ट्रेन से चलो शहर खत्म होते थे, खेत दिखते थे, फिर शहर बहुत दिनों देर के बाद आता था। अब ट्रेन चलती है, शहरी शहर शहरी शहर, कहीं कहीं खेत अचानक दिख जाए तो दिख जाए, शहर बढ़ता चला जा रहा है, एक शहर दूसरे शहर का विस्तार होकर सब आपस में मिल गए हैं, कंक्रीट की इमारत हर जगह है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब घर होंगे तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको हर तरह की चीजें चाहिए, और इन्वायरमेंट पर लोड पड़ता है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ये भी एक चैलेंज है। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, वीक गवर्नेंस हमारे देश में तो खास करके, करप्शन हमारे देश में तो खास करके, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सब एक दूसरे को कहेंगे, अंडरमाइन एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सब बड़ी, राज्य स्तर पर तो ये सब काफी ज्यादा गवर्नेंस, वीक गवर्नेंस है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब नॉर्थ और साउथ, पूरे विश्व के देशों को नॉर्थ और साउथ इस तरह से बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, ये क्या है डिवाइड, इसको समझते हैं। द नॉर्थ साउथ डिवाइड रेफर्स टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज बिटवीन द मोर डेवलप्ड कंट्रीज। अब विश्व में जो देश हैं, उन देशों में अंदर क्या संरचना है, कौन से देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक वहां पर स्तर क्या है, क्या भिन्नताएं हैं, इस आधार पर विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ज्यादातर नॉर्थ के कंट्रीज हैं, तो उनको एक ग्लोबल नॉर्थ टैग से उनको बताया जाता है, ये ग्लोबल नॉर्थ हैं, और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ। ये जो डिवाइड है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक है, जियोग्राफिकल है, एंड स्ट्रक्चरल डायमेंशन, एंड इट इम्पैक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गवर्नेंस। अब इसका की एस्पेक्ट्स को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अब आप ग्लोब में देखेंगे तो जो ज्यादातर देश जो नॉर्थ इसको कहेंगे, तो यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज, या जैसे अमेरिका में भी साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ का अमेरिका अधिक डेवलप्ड है, और साउथ के ज्यादातर जो अफ्रीका या साउथ एशिया, ये सब जो है यहाँ पर जो डेवलपमेंट का स्तर रहा है कम रहा है, इसी तरह से इनको एक ज्योग्राफी के हिसाब से ग्लोब में नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया गया है। ये एक टर्मिनोलॉजी डेवलप हो गई है, इसका प्रयोग इंटरनेशनल स्तर पर हमेशा होते रहता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द टर्म नॉर्थ टिपिकली रेफर्स टू, अब यहाँ जो नॉर्थ है टिपिकली रेफर्स टू द इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज, जो ज्यादातर प्राइमरली है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, जैसे जापान भी डेवलप्ड है, नॉर्थ में है, और ऑस्ट्रेलासिया, ठीक है। द साउथ इकोम्पासेस, अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एकदम एक दो कंट्री अगर आपको साउथ में डेवलप मिल जाए तो आप इसको चैलेंज करें, ये एक जनरलाइज्ड कन्वेंशन है। द साउथ इनकम्पासेस कंट्रीज प्राइमरली लोकेटेड इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, विच जनरली हैव लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से एक जनरल कैटेगराइजेशन हो गया, ये साउथ नॉर्थ, नॉर्थ कह दिया मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, साउथ कह दिया मतलब
डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, द नॉर्थ साउथ डिवाइड हैज इट्स रूट इन सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब जो यूरोप के ज्यादातर देश थे इन्होंने तो कॉलोनी बनाए, अफ्रीका में बनाए, एशिया में बनाए, लैटिन अमेरिका में बनाए। तो ये हमेशा उपनिवेश रहे, जो साउथ वाले कंट्रीज रहे वो हमेशा उपनिवेश रहे, नॉर्थ वाले कंपनी के इंपीरियलिज्म का शिकार रहे, इनका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया गया। तो ग्लोबल साउथ ऑफन टू फ्यूल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द ग्लोबल नॉर्थ। तो साउथ के रिसोर्सेज से ही नॉर्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी जोर पकड़ा। द लेगेसी ऑफ colonialism has left many countries in the global south with weakened economies, political instability and social inequalities। तो इस तरह का जो इनका शोषण हुआ है, जो उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था, तो उसने इसको इतना कमजोर किया कि आज तक भी यहाँ की अर्थव्यवस्था, एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे उत्तम थी, लेकिन इतने इतने आक्रमण झेले कि एक समय आया कि विश्व के एक अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज में ये आ गया। और फिर डेवलपिंग कंट्रीज के बाद अभी हम देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी विश्व में 5वें नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कैसे चली जाए इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब जब इकोनॉमी की बात होगी तो जीडीपी की बात होगी, पर कैपिटा इनकम की बात होगी, क्या लेवल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी में एक्सेस कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब जो है इसी से मालूम चलेगा कि किस देश के पास कितना है, नॉर्थ वालों कंट्री के पास क्या कैसा है, साउथ के पास कैसा है। तो ये अंतर करने का एक पैमाना है। तो नॉर्थ जनरली इंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉर्थ में हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन है, हेल्थ केयर बढ़िया है, टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग है, मोर डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज कंपेयर टू साउथ, साउथ के इकोनॉमीज की तुलना में। उसी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, द नॉर्थ पार्टिकुलरली वेस्टर्न पावर हिस्टोरिकली डोमिनेटेड ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो नॉर्थ है, वेस्टर्न पावर है, इन्होंने हिस्टोरिकली डोमिनेटेड ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, शेपिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स, लॉ एंड पॉलिसीज टू देयर एडवांटेज। यूएन के निर्माण में भी हम देखते हैं कि ज्यादातर नॉर्थ की जो कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनका डोमिनेंस था। आईएमएफ में आज भी इनका डोमिनेंस है, वर्ल्ड बैंक में इनका डोमिनेंस है, डब्ल्यूटीओ में भी इनका आज भी डोमिनेंस है। और जब इनके नियम कानून बन रहे थे, जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, इनका ज्यादातर डोमिनेंस रहा था। ज्यादातर बातें इनके एडवांटेज के हिसाब से हैं। और जो साउथ है ऑफन हैज लेस इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन सच एज यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, इनका इनकी आवाज भी यहाँ कम है, कमजोर है। डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड एड, डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड एड, despite efforts of bridge the gap through development assistance and foreign aid, disparities persist। यानी डिस्पैरिटीज आज भी है, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना हो। ये जो अंतर है, आर्थिक अंतर है या डेवलपमेंट में जो अंतर है, इसको पाटने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, कितने भी राहत क्यों ना पहुंचाने की कोशिश की जाए साउथ के कंट्रीज को, ये अंतर है। और ये अंतर come with condition attached such as implementing economic reform favored by donor countries or institutions which can sometimes exacerbate existing inequalities और undermine local autonomy। अब यहाँ पर सुधार के जो प्रोग्राम चलते भी हैं या अपनाए भी जाते हैं, तो ये जो डोनर कंट्रीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम को लाते हैं, वहां पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये भी जो वहाँ की इनइक्वालिटी है उसको कम नहीं कर पाते हैं। और वहाँ की जो लोकल ऑटोनॉमी है, जो स्वतंत्रता है, और उसको ज्यादा नुकसान पहुंच जाती है। जो स्वतंत्रता है उस पर एक बंदिश लग जाती है। वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को पैसे देता है, आईएमएफ पैसे देता है, फंड देता है, तो बहुत सारी पॉलिसीज को अपने हिसाब से वहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करता है, और फिर उस देश में ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट एक्सेस की बात करता है, और वहाँ वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है, लोकल सोशल स्ट्रक्चर है, उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, इससे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न हैं, वो भी सामने आते हैं, क्योंकि जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है, जो नॉर्थ की कंट्री है, इनका कंजम्पशन लेवल ज्यादा, इनका कार्बन फुट
प्रिंट ज्यादा है, ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। विश्व का वातावरण जो बदल रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पर हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अधिक कंजम्पशन है इनका। और जो साउथ वाले हैं, ये पूरे वातावरण को जो बिगाड़ दिया गया है उसका सारा बुरा असर जो है उसको वो बेचारे झेलते हैं। और नियम अब बताया जाता है कि अब आपको अपने सभी कार्य विश्व के वातावरण को ध्यान में रखकर करने हैं, तो पूरे तरह से पर्यावरण के अनुकूल इंडस्ट्रीज को लगाने में जितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है उतना अगर किसी गरीब देश के पास नहीं, वो ट्रेडिशनली ही डेवलपमेंट के रास्ते पे चलना चाहता है, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन का माहौल बनता है। डेट एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, मेनी कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, अब जो ग्लोबल साउथ की ज्यादातर जो कंट्री हैं वो हमेशा ऋण में फंसे रहते हैं, डेट में फंसे रहते हैं। लोन जो नॉर्थ से मिलता है उसमें फंसे रहते हैं, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन मिलता है उसमें फंसे रहते हैं। और जब लोन और डेट मिलता है तो ये कैसे खर्च करना है, और या उनको मिलने के लिए क्या नियम कानून या स्ट्रक्चरल चेंजेस इनको करने पड़ेंगे। तो ये एक मकड़ जाल है जिसमें साउथ वाले फंसकर रह जाते हैं। तो ये जो डिवाइड है यहाँ पर है कि ये जो डिवाइड है, ये कैसे इस डिवाइड को खत्म किया जाए, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस इन वेरियस वे। अब ये विश्व के वातावरण को कैसे प्रभावित करता है, जो डिवाइड है, जो गैप है दोनों तरह के देशों में, तो यहाँ पर इसको समझना है। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतिहास में हम जाकर देखें तो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो या रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो, ये नॉर्थ के देशों द्वारा किया गया है। क्योंकि जब विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ज्यादा है। इतिहास में इन्होंने इतना शोषण किया है कि इनकी पॉल्यूशन को लेकर या इनकी विकास की जो गति रही है उसको लेकर जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि विश्व का इन्वायरमेंट जो इन्होंने खराब किया है तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ये वैसा नहीं करते हैं, इस तरह से वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये एक चैलेंज और वातावरण का इसका बड़ा नुकसान है। इमिशन डिस्पैरिटीज, वाइल कंट्रीज इन द ग्लोबल नॉर्थ historically been the largest emitters of greenhouse gases, countries in the global south often face disproportionate impact from climate change. इन्होंने काफी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी है। ऐतिहासिक रूप से इन्होंने अपने विकास के क्रम में पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है, और इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका बुरा असर साउथ के कंट्रीज को झेलना पड़ता है, चाहे एक्सट्रीम वेदर हो, चाहे सी लेवल बढ़ना हो, चाहे लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो। डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग लेस टू इमिशन दे बियर ए सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ द कंसिक्वेंसेस। पर्यावरण के प्रदूषण में बहुत कम योगदान दिया है साउथ के कंट्रीज ने, लेकिन पर्यावरण में जो अब समस्या आ चुकी है उसका सबसे अधिक बुरा असर उन्हीं को झेलना पड़ता है। तो ये एक बहुत ऐसी बात है इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो बहुत ही मार्के की है। Resource exploitation. The global north has often exploited natural resources from the global south to fuel their economic growth and consumer lifestyle. नॉर्थ वाले कंट्रीज ने बहुत रिसोर्सेस ले गए साउथ से, अफ्रीका से, एशिया से, अपने देश का इकोनॉमिक का ग्रोथ करने के लिए और अपना जो लाइफ स्टाइल है वहाँ के कंज्यूमर का उसको बनाए रखने के लिए। इस हरकत ने इन्वायरमेंट को काफी डिग्रेड किया है, डिफोरेस्ट्रेशन किया है, पॉल्यूशन किया है। कहाँ किया? अपने देश में नहीं, दूसरे देश जहाँ से ले गए, साउथर्न कंट्रीज से ले गए तो वहां किया। टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज, तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन इनोवेशन फॉर मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस आर ऑफन कंसंट्रेटेड इन ग्लोबल नॉर्थ। अब नॉर्थ ने ये भी सब समझ लिया है कि इन इन चीजों से पर्यावरण का प्रदूषण होता है, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए कि कम नुकसान हो। लेकिन बेचारे साउथ के कंट्री वाले, अब वो उस तरह की टेक्नोलॉजी को उनको एक्सेस नहीं है, वो तो वही पुराने तरीके से ही कार्य कर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से गाड़ी चलाने की टेक्नोलॉजी, या बहुत बेहतरीन तरीके से वैसी बैटरी हो और रिचार्ज का मैकेनिज्म हो, उससे गाड़ियां चला सकें, या ऐसी इंडस्ट्री हो जिससे कम हो, न्यूक्लियर रिएक्टर से उनकी एनर्जी से काम करने की टेक्नोलॉजी, ये तो उनके पास है नहीं, वो तो कोयला जला के, तेल जला के ही अपना इंडस्ट्री चला सकते हैं। तो ये भी उनके पास एक प्रॉब्लम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल डिस्पेरिटी होने के चलते साउथ की जो कंट्री हैं वो विश्व में इन्वायरमेंट का जो इशू है
उसको एड्रेस भी नहीं कर सकते। और क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो टेक्नोलॉजी होते हैं, वो ना उनके पास टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो वो भी नहीं कर सकते। कैपेसिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रीज इन द ग्लोबल नॉर्थ जनरली हैव मोर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्थ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है, रिसोर्स भी है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी है कि वो इन्वायरमेंट के चैलेंज को एड्रेस कर सके, compared to countries in global south. Disparity in capacity limits the ability of southern country to implement effective environment policy, enforce regulation and respond to environmental emergencies. अब साउथ के पास जब नहीं है तो वो पॉलिसी भी नहीं बना सकते, एड्रेस भी नहीं कर सकते, मैकेनिज्म भी नहीं ला सकते। तो ये यहाँ है। उसके बाद डेट एंड इकोनॉमिक प्रेशर, structural economic inequalities and debt burden often constrain the ability of southern country to invest in sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो खुदे रेन में फंसे हुए हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के चलते वहाँ का जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के मेजर को अपनाने के लिए, उस तरह की पॉलिसी बनाने के लिए, उसको प्रायोरिटी देने के लिए इनके पास प्लान नहीं है। तो ग्लोबल क्राइसिस इससे बढ़ता ही है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशन ऑफन रिफ्लेक्ट द पावर इम्बैलेंस। अब जो विश्व में इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम होंगे तो उनको कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे गवर्न किया जाएगा, कौन सी शासन पद्धति होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन शासन करेगा, नीतियां बनाएगा, उन नीतियों को कैसे लागू करवाएगा, उनका क्या फ्रेमवर्क होगा। तो इसमें भी दोनों के बीच जो अंतर है वो पावर इम्बैलेंस है। साउथ की आवाज दब जाती है, ऐसा नियम बने, नहीं बनना चाहिए ये कहने की आवाज उनकी दब जाती है। जो नॉर्थ चाहता है वैसे ही बनते हैं, बनेंगे, वैसा फ्रेमवर्क लागू होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वही डोमिनेट करेंगे, नॉर्थ ही डोमिनेट करेंगे। जैसे पहले हम देख जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर या एसी में ठंडा करने के लिए जिस तरह की गैस भरी जाती थी, उस गैस के वातावरण में रिसाव होने से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन परत, इसको नुकसान पहुंचता था। तो ऐसे फिर फ्रेमवर्क आए कि ऐसे केमिकल्स का प्रयोग करना है, रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करना है, R32 का प्रयोग करना है, जिससे कि ओजोन को नुकसान कम हो। तो उसमें उसको खरीदना या उसको बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी टेक्नोलॉजी होना, ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट है। नॉर्थ वाले तुरंत कर लेते हैं, साउथ वालों के लिए ये बाध्यता हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानूनों की वजह से। वैसे प्रोडक्ट उनके देश में आएंगे नहीं, वो बनाएंगे तो मार्केट में जाएंगे नहीं, और वो बनाएंगे तो फिर उससे वातावरण का नुकसान है, तो ये प्रेशर आता है इस तरह से। तो इस तरह से नॉर्थ साउथ की डिस्पैरिटी है ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस में। ये डिस्पैरिटी जो है, ये जो इससे बहुत नुकसान ही होता है। और इसको कम करने के लिए जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, और साउथ की कंट्रीज में जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए एड नहीं होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होगा, वहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ मीनिंगफुल उपाय नहीं लिए जाएंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। इतना समझने के बाद जो हमारा एनवायरमेंटल अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो उसके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से डिटेल में जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद।